दोस्तों नमस्कार। पहले शिवसेना और अब एनसीपी राजनीतिक घटनाक्रम महाराष्ट्र के हैं, लेकिन उसकी धड़कनें आपको दिल्ली में सुनाई देगी, क्योंकि दिल्ली में बिजती बिसात की धड़कनें 2024 को लेकर जिस तेजी से धड़क रही है, उसमें आने वाले वक्त में आपको इस तरीके के राजनीतिक भूचाल कई जगहों पर नजर आ सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर पहले ठाकरे परिवार और उसके बाद शरद पवार का परिवार, इन दो परिवारों से हटकर महाराष्ट्र की राजनीति को अगर आप समझना चाहें तो समझ नहीं पाएंगे। सत्ता कैसे बनती बिगड़ती है, नौकरशाही और पुलिस प्रशासन कैसे अपने साथ लिए जाते हैं, कैसे रिमोट से सरकार चलाई जाती है और कैसे विदर्भ, मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र में राजनीति को साधने का हुनर आना चाहिए, कमोवेश इस राजनीति को किसी तीसरे परिवार ने संभाला नहीं है और दिल्ली की बिसात इन दो परिवारों को बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में नहीं है। तो क्या राजनीति सिर्फ इस दिशा में बढ़ी है जहां पर पहले उद्धव ठाकरे की राजनीति पर ब्रेक लगा दी गई, उनकी अपनी राजनीतिक जमीन शिवसेना के नाम पर सीधे तौर पर चुनाव आयोग के जरिए खींच ली गई और अब शरद पवार की राजनीतिक के सामने शटर गिरा दिया गया और यह सोची समझी रणनीति के तहत मैसेज महाराष्ट्र की जनता को दे दिया गया? क्या वाकई इस राजनीति के साथ जो खड़ा होगा वह चल पाएगा और बाकी अतीत को आप भूल जाइए कि एक वक्त हुआ करता था जब बाला साहब ठाकरे थे, एक वक्त हुआ करता था जब महाराष्ट्र की राजनीति में इंदिरा गांधी से बगावत करके शरद पवार राज्य के मुख्यमंत्री बन बैठे थे। महज 38 बरस की उम्र में शरद पवार ने बगावत भी की और बगावत देखी भी, लेकिन घर के भीतर की बगावत पहली बार उनकी आंखों के सामने खड़ी है और वह भी ऐसे वक्त जब दिल्ली की सत्ता पर जो शख्स मौजूद है उसने खुले तौर पर महाराष्ट्र और पुणे में जाकर इस बात का ऐलान किया कि दरअसल इस मराठी राजनीति को ठिकाने लगाना होगा। शिवसेना को अगर वसूली पार्टी कहा तो एनसीपी को खुले तौर पर भ्रष्टाचार के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन सियासत इसलिए साधना है और दिल्ली की धड़कनें इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 10 सीट भी नहीं मिलती अगर ये एमवीए चलते हुए नजर आता। यानी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी अगर तीनों एक साथ खड़ी रह जाए तो बहुत मुश्किल नहीं, नाकामियत के तौर पर यह एक मिसाल होगी कि बीजेपी, जहां पर आरएसएस का हेडक्वार्टर भी उसी महाराष्ट्र में है, वहां पर बीजेपी सिंगल डिजिट में सिमट जाए। और बीते दिनों सर्वे ने भी दिखा दिया था कि किस तरीके से बीजेपी अगर अलग थलग है और साथ में महज एकनाथ शिंदे हैं तो दोनों को मिलाकर भी 38% से ज्यादा वोट मिलेगा नहीं। यानी दूसरी तरफ 45% वोट बैंक खड़ा है। तो फिर जीत कैसे मिलेगी जब 7% के वोट का एक अंतर होगा? लेकिन राजनीति यही नहीं ठहरती है, राजनीति तो उसके बाद की परिस्थितियों को चुनती है। कांग्रेस इस वक्त महाराष्ट्र में बिना चेहरे के है। शरद पवार से शरद पवार की पार्टी को छीनना शरद पवार के हाथ में नहीं है, चुनाव आयोग के हाथ में है। ठीक वैसे ही जैसे आज शरद पवार ने कहा, इस पार्टी को मैंने बनाया है, मैं समूचे महाराष्ट्र में घूमूंगा और दोबारा से पार्टी को खड़ा कर दूंगा। जैसे 80 के दशक में मेरे साथ खड़े 52 विधायकों ने साथ छोड़ दिया था और मेरे पास सिर्फ 5 विधायक थे और जब चुनाव हुए तो उस 52 में से 45 विधायक हार गए और मेरे साथ जो लोग खड़े थे उसमें से 60 से ज्यादा विधायक जीत गए। तो क्या इस राजनीति को दोहराते हुए मौजूदा वक्त में शरद पवार अपने घाव पर मलहम लगा रहे हैं या फिर अपने आप को दिलासा दे रहे हैं? क्योंकि अजीत पवार जिस तरीके से आज सुबह अपने घर पर बैठक बुलाते हैं उसमें सुप्रिया सुले भी शामिल होती है, उसमें विधायक भी आते हैं और कई दूसरे बड़े नेता भी पहुंचते हैं जो पार्टी के हैं, अलग अलग पदों पर बैठे हुए हैं। और यह जानते समझते हुए कि इस दौर में शरद पवार की ही यह पार्टी है और पुणे में मौजूद शरद पवार से जब यह सवाल किया जाता है कि एक बैठक बुलाई है अजीत पवार ने अपने घर पर, तो वो कहते हैं विपक्ष के नेता के तौर पर बुलाई होगी, बुलाने दीजिए।
लेकिन महज 2 से 2.5 घंटे के भीतर राजनीतिक घटनाक्रम का केंद्र राजभवन हो जाता है और राज्यपाल बकायदा उन्हें डिप्टी सीएम की शपथ दिला देते हैं। क्या राजनीति इतनी आसान हो गई, या शरद पवार जो राजनीति साधने में माहिर थे वो इतने कमजोर हो गए, या एक झटके में बीजेपी को लग गया अभी नहीं तो कभी नहीं और इस रास्ते वह राजनीति को साधने चल पड़ी है। 3 पहलू महत्वपूर्ण हैं, एक एक पहलू के पन्नों को आज खोलने की जरूरत है। पहला पहलू है, महाराष्ट्र की राजनीति में अगर शिवसेना टूट गई और किसी के पास भी शिवसेना का सिंबल नहीं है, शिंदे के पास अलग सिंबल है, उद्धव ठाकरे के पास अलग सिंबल है, और यह फैसला किसी दूसरे का नहीं, चुनाव आयोग ने किया है। अब इसी परिस्थिति में आइए, ठीक शिंदे की तर्ज पर अजीत पवार भी कह रहे हैं कि मेरे साथ 9 लोगों ने शपथ लिया है, अगला मंत्रिमंडल विस्तार और जल्दी होगा और 40 विधायक मेरे साथ हैं, यानी 2/3 हमारे साथ हैं, तो पार्टी हमारे साथ है, हम चुनाव इसी सिंबल के साथ लड़ेंगे जो एनसीपी का चिन्ह है, और एनसीपी शामिल हुई है, कोई अलग से विद्रोह या बगावत करके शामिल नहीं हुए हैं। यह पहला पहलू बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सिंबल की लड़ाई सबसे बड़ी होती है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही अपने तौर पर शरद पवार कहते हैं जी नहीं, पार्टी मैंने बनाई, मेरी है और एनसीपी मेरी है, जिसे छोड़कर जाना है चले जाए, तो अगला सवाल फिर से चुनाव आयोग के उसी दरवाजे पर चला जाएगा जिस दरवाजे पर शिवसेना के सिंबल का मसला गया था। और फैसला बिल्कुल जाहिर तौर पर यह बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए कि जब शिवसेना बाला साहब ठाकरे के बेटे को चुनाव आयोग पार्टी और सिंबल नहीं देता है तो फिर शरद पवार की क्या बिसात, उनके तो परिवार के भीतर से उनका भतीजा निकला है। और बारामती की संपत्तियों में जब झांकिएगा तो अजीत पवार का योगदान या उनके परिवार का योगदान भी संपत्तियों के रास्ते पूरे पवार खानदान को एक साथ लाकर खड़ा कर देगा। यह पहला सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा सवाल इसके बाद खड़ा होता है, क्या इस दौर में जो आकलन दिल्ली में बैठी हुई सत्ता कर रही है कि महाराष्ट्र की 48 सीट और उधर बिहार की 40 सीट, यह दोनों गठबंधन के आश्रय उसके हाथ से खत्म हो चली थी। बिहार के भीतर वह तोड़ पाने में मुश्किल है, मांझी को उन्होंने तोड़ा है, लेकिन महाराष्ट्र में जो तोड़ा भी उससे भी लाभ उन्हें नहीं मिला, तो तोड़ना जरूरी था, यानी एक एक सीट की जरूरत थी। तो उस सीट की दिशा में बढ़ते हुए उन्होंने 2024 को साधने के लिए यह राजनीति की है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों के 4 महीने के बाद ही तो महाराष्ट्र के चुनाव होने हैं। तो उससे पहले की एक पूरी बिसात तय कर ली। यह दूसरा मुद्दा है जिसमें बहुत साफ तौर पर 2024 निगाहों में है। तीसरी परिस्थिति है कि क्या सब कुछ राजनीतिक सत्ता पाने के इर्द गिर्द ही समूची राजनीति सिमटी हुई है, और यह वह राजनीति है जिसमें चाहे उद्धव ठाकरे का जिक्र हो जाए, जिनके बारे में हिंदू सम्राट का जिक्र होता था, हिंदुत्व पार्टी का जिक्र होता था, और एक झटके में वह सेकुलरिज्म के साथ आकर खड़े हो गए, जहां एनसीपी थी, जहां पर कांग्रेस थी। सवाल पहली बार यह है, क्या शरद पवार की पार्टी भी उसी रास्ते निकल गई? क्योंकि जब उन्होंने पार्टी बनाई थी तो प्रफुल्ल पटेल उनके साथ थे शुरू के दिनों से, छगन भुजबल शुरू से उनके दिनों में साथ रहे, वह दोनों चले गए, और मौजूदा वक्त में जो एनसीपी के कोषाध्यक्ष जो ट्रेजरर हैं वह भी उधर चले गए और उनकी बेटी मंत्री बन गई। हम तटकरे का जिक्र कर रहे हैं। यानी 3 परिस्थितियां पार्टी से जुड़ी है, 2024 से जुड़ी है, और मौजूदा वक्त में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के राजनीतिक भविष्य से जुड़ी हुई है। लेकिन इन तीनों के साथ एक नई परिस्थिति ने महाराष्ट्र में जन्म ले लिया है। यह है कांग्रेस की मौजूदगी है या नहीं है, और क्या शरद पवार दोबारा कांग्रेस में लौट रहे हैं। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1987-88 में जिस वक्त बाला साहब ठाकरे राजनीतिक तौर पर उनका कद बढ़ रहा था, शिवसेना राजनीति में आगे बढ़ रही थी, तब राजीव गांधी के कहने पर 1987 में शरद पवार जो कांग्रेस से बगावत करके अलग रास्ते चले गए थे, वो दोबारा लौटे थे कांग्रेस में।
और 1999 में सोनिया गांधी इटालियन है ये कहते हुए जब उनको बर्खास्त पार्टी से किया गया तो उन्होंने 10 जून 1999 को इस एनसीपी को बनाया था, जिसकी सिल्वर जुबली बीते 10 जून को उन्होंने मनाई, जिसमें बेटी के हक में और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया और भतीजे को कुछ भी नहीं दिया। भतीजे को कहा कि ये विपक्ष के नेता के तौर पर ही रहेंगे। तो क्या सिल्वर जुबली मना चुकी पार्टी का यहां पर अंत होता है? 2024 के चुनाव को लेकर जिस बिसात को दिल्ली की सत्ता साधना चाहती थी वो सफल हो गई है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार की राजनीति खत्म हो गई है और इस दौर में कांग्रेस को संभालने के लिए क्या शरद पवार अब निकलकर सामने आ जाएंगे? क्योंकि जब दो विचारधारा बतेगी तो अब एक तरफ बीजेपी है जिसको संभालने वाले मोदी और अमित शाह हैं, दूसरी तरफ अब कांग्रेस खड़ी है। तो क्या शरद पवार अब वहां से शिफ्ट होंगे यहां पर? और वो तो पुराने कांग्रेसी रहे हैं और जिस विचारधारा का जिक्र कर रहे हैं उस विचारधारा के साथ क्या वो एनसीपी छोड़ देंगे अगर चुनाव आयोग फैसला दे देता है, या फिर चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव तक की परिस्थिति में टालना शुरू करेगा जिससे कांग्रेस की दिशा में शरद पवार ना जा सके। लेकिन इन सब से जुड़ा हुआ एक सवाल यहां पर और महत्वपूर्ण है। चंद दिनों पहले ही खुद प्रधानमंत्री मोदी जब जिक्र करते हैं कि एनसीपी के भीतर करप्ट लोग भरे पड़े हैं, ईडी उनकी जांच कर रही है, उसमें 25,000 करोड़ का कोऑपरेटिव घोटाला है, सिंचाई स्कैम जो है 35,000 करोड़ का है, इसके अलावे माइंस के घोटाले हैं तो 70,000 करोड़ की जो पूरी जानकारी प्रधानमंत्री देते हैं। उसके बाद जिन पर ये आरोप लगे हुए हैं उसमें पहला नाम अजीत पवार का है जो मौजूदा वक्त में डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ले चुके हैं और बीजेपी वहां मदद कर रही है एकनाथ शिंदे को, जिसको बीजेपी ही लेकर आई है। तो क्या ये एक नई राजनीतिक धुरी है? ऐलान करो, खुले तौर पर डराओ, गारंटी लो जनता के सामने, जेल के पीछे भेज देंगे और डर और खौफ इतना फैल जाए कि एक झटके में वो शामिल होकर खड़े हो जाएं। हम नेताओं के नाम पढ़े जिन जिन पर आरोप लगा है, उससे पहले प्रधानमंत्री ने क्या कहा था एक क्षण के लिए जरा इसे पहले सुन लीजिए। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। जी ठीक सुना आपने, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव स्कैम 25,000 करोड़ का है और इसके दायरे में अजीत पवार का नाम भी आ चुका है। ईडी उनसे पूछताछ भी कर चुकी है। लेकिन उससे पहले भी जब सिंचाई घोटाला हुआ था, वो जो 35,000 करोड़ का था, उसमें भी तमाम दस्तावेज इस वक्त किसी दूसरे के पास नहीं, यहां तक कि महाराष्ट्र हाई कोर्ट में और पुलिस के पास और इकोनॉमिक ऑफेंस के दफ्तर में तमाम दस्तावेज रखे हुए हैं। तो उसी शख्स को अपने साथ लेकर खड़ी है और आज पहले शख्स वही थे जिन्होंने शपथ ग्रहण में शपथ ली डिप्टी सीएम की। उसके बाद दूसरे नंबर पर आए छगन भुजबल। छगन भुजबल एक लिहाज से अभी जेल में होने चाहिए थे, जमानत पर रिहाई है और उस दौर में वह शपथ ले रहे हैं। उनके खिलाफ इकोनॉमिक ऑफेंस का मामला और अलग अलग घोटालों से जुड़ा हुआ मामला लगातार चल रहा है और आंखों नहीं सुहाते थे 2014 के चुनाव में या 2019 के चुनाव में। खुले तौर पर प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह इसका जिक्र रैलियों में करते थे, कितने बड़े घोटालेबाज हैं ये। लेकिन दूसरे नंबर पर शपथ उन्होंने आज ली और शामिल हो गए सरकार में। तीसरे नंबर पर आए थे दिलीप वलसे पाटिल। इनके खिलाफ भी कुछ मामलों की फाइल जिसका जिक्र दबी जुबान में वहां की सरकार मौजूदा वक्त में करने से नहीं कतराती है, वह फाइलों को बार बार दिखाती है। और उसके बाद जो सामने निकल कर आए वह बड़े महत्वपूर्ण है। हसन मुशर्रफ साहब, इनसे जब पूछताछ हो रही थी तो शरद पवार को बोलना पड़ा था ये क्या मतलब है, लेकिन फिर वही मसला, शुगर मिल का मसला, वही बात कोऑपरेटिव का मसला, और माना जा रहा था यह जेल में होते अगर यह आज शपथ नहीं लेते तो।
उसके बाद अदिति ठाकरे, ये सुनील तटकरे की बेटी है जो कोषाध्यक्ष हैं इस वक्त पार्टी के, इन्होंने शपथ ली। धनंजय मुंडे पंकजा मुंडे की राजनीति से परेशान, और जो मुंडे परिवार की समूची राजनीतिक विरासत जो पंकजा मुंडे को दे दी गई, तो ये भतीजे के तौर पर दुखी थे और इसीलिए ये एनसीपी में शामिल हो गए थे, बीजेपी में नहीं गए, तो वह भी यहां पर आ गए। प्रफुल्ल पटेल ने शपथ नहीं ली। प्रफुल्ल पटेल को लेकर माना जा रहा है कि वह दिल्ली में आपको नजर आएंगे जब प्रधानमंत्री मोदी अपने कैबिनेट विस्तार करेंगे, तो प्रफुल्ल पटेल की एंट्री होगी। प्रफुल्ल पटेल वही शख्स हैं, जब एनसीपी बनी थी तो इनको सबसे पहले विदर्भ से उठाया गया था। उठाने का मतलब साथ लिया गया था। वहां वो बीड़ी का धंधा करते थे, उस वक्त बीड़ी बेचा करते थे। नागपुर के कॉटन मार्केट में बकायदा अपनी गाड़ी में आते थे और डिक्की में बीड़ी रखकर आते थे और वहां बेचा करते थे। लेकिन शरद पवार की यह खासियत है कि वह महाराष्ट्र के जिले दर जिले अगर पुलिस प्रशासन को अपने साथ समेटते हैं तो उस जिले के सबसे रईस या फिर सबसे स्कैम मास्टर को भी साथ जोड़ लेते हैं। और राजनीति साधने में इससे ज्यादा और क्या चाहिए, तो वह भी साथ में खड़े हैं। इसके अलावे जिन्होंने शपथ ली उसमें एक नाम अनिल पाटिल का है, धर्मराव अत्राम का है, सुनील वलसाड़ का है, संजय वंसोड़े का है। इन नामों का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तीनों 3 प्रदेश 3 इलाकों के हैं। कोई विदर्भ के इलाके से है, कोई मराठवाड़ा के इलाके से है, कोई पश्चिमी महाराष्ट्र के इलाके से है। यानी राजनीति साधनी है तो कैसे किसको किस रूप में मंत्री बनाना है और प्रफुल्ल पटेल को क्यों दिल्ली लेकर आना है और किस तरीके से उनकी यारी विजय माल्या के साथ हुआ करती थी। और जब विजय माल्या हवाई उड़ान पर उड़ रहे थे, यानी जब वो अपने एयरलाइंस को खड़ा कर रहे थे, तब यह भी पहला मौका था कि भारत के भीतर एविएशन मिनिस्ट्री में किसको अस्थायी सदस्यता दी गई, तो वह किसी दूसरे को नहीं, विजय माल्या को दी। और ये देने वाले कोई दूसरे शख्स नहीं, प्रफुल्ल पटेल ही थे। लेकिन बहरहाल आज उन बातों का जिक्र अलग कीजिए। पहली महत्वपूर्ण बात है राजनीति को साधना, और राजनीति को साधना का मतलब होता है सत्ता आपके अनुकूल हो जाना। और इसको लेकर अब बीजेपी के 105 विधायक, शिवसेना एकनाथ शिंदे के 40 विधायक, अगर एनसीपी का जिक्र करें अजीत पवार का तो 40 विधायक उनके साथ भी, यानी आंकड़ा लगभग 200 के नजदीक पहुंच रहा है। क्योंकि साथ में बीवीए के 3 है, पीजेपी के 2 है, आरएसपी के 1 हैं, जीएसएस के 1 है, एमएनएस के 1 हैं, इंडिपेंडेंट 13, ये सभी तो साथ इस वक्त में एनडीए के साथ खड़े हैं। बड़ी विपक्षी पार्टी के तौर पर अब कांग्रेस बची है और कांग्रेस के पास जो विधायकों की तादाद है वो 45 की है। जो विधायक बचेंगे वो अब एनसीपी के बचेंगे जो कि शरद पवार के साथ होंगे। राजनीतिक विचारधारा को लेकर राहुल गांधी जिस राजनीति को साधना चाह रहे हैं उसमें संयोग से महाराष्ट्र में विपक्ष की राजनीति को संभालते हुए अब कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कांग्रेस ही आकर खड़ी हो गई। जिसके कोई नेता का नाम लीजिएगा, अशोक चौहान का नाम लीजिएगा तो उन पर भी ईडी की नजर है। पृथ्वीराज चौहान गलियों में भटकते हैं, सियासी जनता के बीच नजर नहीं आते हैं, इसलिए उनका नाम नहीं ले पाएंगे। नामों की कमी होगी, चेहरों की कमी होगी, तो क्या शरद पवार की दोबारा परिस्थिति ऐसी बन रही है जहां पर इस देश के भीतर में बीजेपी का राजनीतिक कद सबको हड़प लेगा इस डर से और छत्रपों को खास तौर से खत्म कर देगा, वो दोबारा कांग्रेस में आएंगे। क्योंकि इस विपक्ष की बैठक का एक मैसेज बहुत साफ था, इस देश में 2 ही चीजें चलेंगी, यानी किसी तीसरी दिशा में इस देश का वोटर नहीं जाने को तैयार है। अगर वो मोदी के साथ खड़ा है तो साथ खड़ा है, और विरोध कर रहा है तो फिर हराने की दिशा में बढ़ रहा है। और इसका मतलब यह है कि किसी भी राज्य के चुनाव में किसी तीसरी पॉलिटिकल पार्टी को वोट अब नहीं मिलते हैं। बंगाल में नहीं मिले, हिमाचल में नहीं मिले, गुजरात में नहीं मिले, कर्नाटक में नहीं मिले, कहीं नहीं मिले। तो क्या लोकसभा चुनाव भी 2 धुरी की चुनाव होने वाली है? उसी दिशा में राजनीति जा रही है, जहां एक तरफ कांग्रेस नजर आ रही है, दूसरी तरफ बीजेपी नजर आ रही है। जो बीजेपी के साथ शरीक हो गया वो एनडीए कहलाएगा, जो कांग्रेस के साथ शरीक हो गया वो यूपीए कहलाएगा। लेकिन वर्चस्व, चेहरा और कद नेता का रहेगा, और वो नेता एक ही रहेगा। अगर उस तरफ नरेंद्र मोदी हैं तो इस तरफ राहुल गांधी के साथ वह पूरा यूपीए खड़ा होगा। क्या ऐसी परिस्थिति बन रही है? और इस राजनीति को शरद पवार क्या समझ रहे हैं? क्योंकि जब पहली बार सर्वे निकल कर आया
महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर से उसने एक मैसेज दिया कि अगर कांग्रेस के पास 20% वोट जा रहे हैं तो ये दूसरे नंबर की पॉलिटिकल पार्टी हो गई है, जिससे घबराहट दिल्ली में बढ़ गई थी, क्योंकि एनसीपी को 15% था और उद्धव ठाकरे की पार्टी को 12.5% था, एकनाथ शिंदे को 5.5% था, कांग्रेस बीजेपी को 33% था। ये एक सर्वे एक लिहाज से हिलाने वाला था। उस सर्वे के भीतर के तत्व ये थे, जहां पर मुस्लिम समाज, जहां पर दलित समाज, ये दोनों समाज बीजेपी के साथ नजर नहीं आ रहा था। ओबीसी बटा हुआ था। मराठा के भीतर शरद पवार की मौजूदगी एनसीपी के साथ खड़ी हो रही थी। शायद इसीलिए एनसीपी को तोड़ना जरूरी था, क्योंकि अगर ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाना और मराठा वोट बैंक को अलग से समझना, इस परिस्थिति को अगर महाराष्ट्र की राजनीति में देखें तो यह एक जरूरी कदम था जिसकी बिसात पिछ रही थी। और उस बचती हुई बिसात में अजीत पवार का बार बार हां नहीं कहना, क्या उनका करप्शन में फंसे होना था और वो जेल जाने से घबरा रहे थे? तो इस स्थिति में तो शरद पवार भी किसी दिन जेल जा सकते हैं। कोऑपरेटिव घोटाले के दायरे में तो वह भी खड़े हैं। ईडी ने तो उन्हें भी नोटिस भेजा, ईडी ने तो उनसे भी पूछताछ की। तो क्या राजनीतिक घटनाक्रम जिस तेजी से बढ़ रहे हैं उसमें शरद पवार ने थोड़ी सी सांस राहत की ली, ये कहकर और सोच समझकर कि अगर अजीत पवार वहां चले जाते हैं तो एक झटके में किसी को जेल अभी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी बाहर रह के राजनीति की जा सकती है और इस देश के बढ़ते घटनाक्रम को समझना होगा, जहां पर 4 राज्यों के चुनाव के परिणाम बड़े मायने रखेंगे। लेकिन फिर लौटिए एक क्षण के लिए महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर। एकनाथ शिंदे अकेले अपने तौर पर हैं जिनको साथ लेकर गए, क्या वाकई ऐसा है? दूसरी तरफ अब 2 डिप्टी सीएम हो गए। देवेंद्र फडणवीस की स्थिति लगातार नाजुक है। वो जिस जाति से आते हैं वो जाति का महत्व बीजेपी के लिए महाराष्ट्र की राजनीति में फिट नहीं बैठता है। उनको दिल्ली लेकर आया जाए तो क्या इस मंत्रिमंडल विस्तार में अब जब अजीत पवार शामिल हो गए हैं तो एक झटके में देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली ले आए, प्रफुल्ल पटेल को दिल्ली ले आए? ये सियासत साजते हुए महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार राजनीति को संभाले। बीजेपी के लिए ये पॉजिटिव है, आंकड़ों के लिहाज से ये पॉजिटिव है। लेकिन फिर वही सवाल, दूसरी तरफ अब विपक्ष के तौर पर वो कांग्रेस है जो लोगों के बीच में संगठन के तौर पर मौजूद है ही नहीं, चेहरे के तौर पर मौजूद है ही नहीं। तो क्या एक नई प्रक्रिया में सुप्रिया सूले के आश्रय शरद पवार जिस राजनीति को साधना चाहते हैं वो देख पा रहे हैं दूर तक कि कांग्रेस अगर बढ़ रही है तो कांग्रेस के साथ खड़े हो जाया जाए, मर्ज हो जाया जाए, या जिस राजनीति को साधना है उसमें सीधे तौर पर चुनौती देने की स्थिति में कांग्रेस के साथ खड़े होकर ही इस दौर में मोदी शाह को चुनौती दी जा सकती है, अपने बूते नहीं दी जा सकती है? क्या यह स्थिति है? यह भी एक सवाल है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल शायद इस बात को लेकर है कि महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार और उद्धव ठाकरे की अगर राजनीतिक जमीन खिसक गई है तो क्या महाराष्ट्र की समूची राजनीति अब बिल्कुल नए सिरे से मथी जाएगी, जिसको मथने के लिए जिस गुजरात का जिक्र बार बार महाराष्ट्र और मुंबई में आकर अमित शाह किया करते थे, भाषणों के जरिए किया करते थे, और गुजरातियों के लिए मुंबई का रास्ता अनुकूल बनाने की सोच होती थी। और इस दौर में जब अडानी से मुलाकात 2-2 बार शरद पवार की हो गई तो क्या इस पूरे दौर में सिर्फ वही बिसात काफी है जो एक लिहाज से राजनीतिक पूंजी को देखती है? और शरद पवार इसमें माहिर हैं, उस दिशा में ये देख रहे हैं। ये सारे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के अक्स तले जो 2 महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बात सिर्फ यही है कि पहली बार दिल्ली की राजनीतिक धड़कनें जिस तेजी से बढ़ी है उसमें अब ये कहने की बात है कि मामला अजीत पवार तक रुक जाएगा। ये बात आगे तक जाने वाली है। दूसरी बात, शरद पवार अगर राजनीति को साधना जानते हैं और वो समझ गए हैं कि दरअसल 2024 की हवा बदल रही है और दिल्ली की धड़कनें इसीलिए बढ़ी है, तो कांग्रेस के नए क्लेवर, नए तेवर के साथ आप महाराष्ट्र की राजनीति को आने वाले वक्त में देखने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।